सब लोग एक अपोकलिप्टिक सर्वाइवल गेम में ट्रांसपोर्ट हो गए। लोग सुपर पावर्स के लिए पागल होकर लड़ने लगे। मैं अकेला था जिसने अनलिमिटेड पैसा चुना। सबने मुझ पर हंसकर कहा कि मैं इडियट हूं। बोला कि अपोकलिप्स में कैश की कोई वैल्यू नहीं होगी, पर उन्हें कुछ पता नहीं था। ज़ॉम्बीज असली खतरा नहीं थे, सुपर पावर्स वाले जिंदा लोग कहीं ज्यादा डेंजरस थे। फिर सिस्टम अनाउंसमेंट हुई। हम 300 प्लेयर्स सीधा गेम में ड्रॉप कर दिए गए। सिस्टम ने बताया कि असली दुनिया में हम सब मर चुके हैं। लाइफ का दूसरा मौका पाने के लिए हमें इस अपोकलिप्टिक गेम के एंड तक सरवाइव करना होगा। फिर अगला फेज आया, स्टार्टिंग आइटम्स चुनने का वक्त। मैंने शेल्फ पर नजर मारी। मोस्टली सुपर पावर्स का रैंडम मिक्स था। बाकी प्लेयर्स उन्हें लेने के लिए पागलों की तरह लड़ रहे थे। मैंने लिस्ट का सीधा लास्ट पेज पलटा। सबसे नीचे मुझे एक कॉइन दिखा जिस पे एंडलेस वेल्थ लिखा था। मैंने बिना सोचे उसे तुरंत उठा लिया। मेरे साथ आए क्लास मॉनिटर वैंग टैंग ने माइंड कंट्रोल चुना था। मुझे कॉइन लेते देख वो खुद को रोक नहीं पाया और मजाक उड़ाने लगा। मार्क, तुम सच में पैसे के लिए इतने डेस्परेट हो? दुनिया खत्म होने वाली है, कैश तुम्हारे किस काम आएगा? इससे पहले कि मैं जवाब देता, वो क्लास ब्यूटी लू रुवान की तरफ मुड़ा। उसने पावर ऑफ लव चुना था। मैं हर इंसान को अपने प्यार में गिरा सकती हूँ। ज़ॉम्बीज भी मुझसे चार्म्ड हो जाएंगे। ट्रू लव की प्रोटेक्शन के साथ मैं पक्का सरवाइव करूंगी। जब सारे आइटम्स खत्म हो गए, सिस्टम फिर बोला और सबको अपनी एबिलिटीज ट्रेन करने और आने वाली जंग के लिए तैयार होने के लिए 1 साल का वक्त दिया। अपोकलिप्स मोड ऑफिशियली 12 महीने में शुरू होगा। सिर्फ एक विनर इस गेम से बाहर निकल पाएगा। सिर्फ आखिरी सर्वाइवल को ही ग्रैंड प्राइज मिलेगा। ये रूल सुनते ही सबके एक्सप्रेशंस तुरंत बदल गए। जो साथ मिलकर काम करने का प्लान कर रहे थे, अब वो एक दूसरे को शक की निगाहों से देखने लगे। इस सर्वाइवल गेम में कोई दोस्त नहीं था, हर कोई दुश्मन था। मैंने 1 सेकंड भी वेस्ट नहीं किया। मैं तुरंत वहां से निकल गया, अपना अपोकलिप्स सर्वाइवल प्लान शुरू किया। मैंने वर्ल्ड मैप स्कैन किया और पैसिफिक में एक सुनसान आइलैंड पर नजर टिकाई जो किसी फॉल्ट लाइन या बड़े स्टॉर्म बेल्ट्स में नहीं था। वहां एक नेचुरल फ्लैट एरिया था जो एयर स्ट्रिप बनाने के लिए परफेक्ट था और पहाड़ों से घिरा था जो नेचुरल कवर का काम कर सकते थे। मैंने 1 बिलियन खर्च किए और आइलैंड सीधा खरीद लिया। मैंने कैजुअली उसका नाम फ्यूचर आइलैंड रखा और क्लेम किया कि मैं इसे टूरिज्म के लिए डेवलप कर रहा हूं। मैंने एक बार में 10 बड़े क्रूज शिप्स खरीदे, उन एनपीसीज के साथ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट साइन किए और सारी हैवी मशीनरी और कंस्ट्रक्शन मटेरियल आइलैंड पर भेज दिया। मैंने एनपीसी एग्जीक्यूटिव से सख्त एनडीए साइन करवाए। उन्हें भी नहीं पता कि फ्यूचर आइलैंड असलियत में कहाँ है। जैसे ही क्रूज शिप्स फ्यूचर आइलैंड पहुंचे, वर्कर्स ने मेकशिफ्ट एयर स्ट्रिप बनाना शुरू कर दिया। फिर मैंने 100 प्लेन्स चार्टर किए ताकि हर जगह से कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को लाया जा सके। उन वर्कर्स ने दिन रात एक कर दिया। फ्यूचर आइलैंड को ग्रिड से बाहर रखने के लिए मैंने पहले से सिग्नल जैमर्स खरीदे और सारे वर्कर्स के फोन जब्त कर लिए। मैंने आइलैंड पर 10 अल्ट्रा रीइंफोर्स्ड फोर्ट्रेसेस बनाए। सारा मटेरियल टॉप ग्रेड और हाईएस्ट स्टैंडर्ड का था, जो 12 मैग्नीट्यूड के भूकंप झेल सके। हर फोर्ट्रेस का एक्सटीरियर कैमोफ्लेज था। सैटेलाइट्स ऊपर से कुछ नहीं देख सकते। पर यह सब सिर्फ एक स्मोक स्क्रीन है। असली डूम्सडे बंकर अंडरग्राउंड है। अंडरग्राउंड बंकर न्यूक्लियर स्ट्राइक्स और बायोकेमिकल अटैक से बच सकता है। वो टनलिंग ज़ॉम्बीज भी 5 मीटर की सॉलिड स्टील को नहीं तोड़ पाएंगे। सरफेस फोर्ट्रेसेस में अंडरग्राउंड जाने के लिए सीक्रेट रास्ते हैं, पर रास्ते बहुत नैरो बनाए गए हैं। एक बार में सिर्फ एक ही इंसान निकल सकता है। अंदर ये एक भूल भुलैया जैसा है। अगर तुम किस्मत से सही रास्ता ढूंढ भी लो तो मेन डोर तक पहुंचने का मतलब ये नहीं कि तुम ट्रैप से बच जाओगे। अगर एक रास्ता उड़ा दिया जाए तो मैं फिर भी दूसरे रास्तों से सरफेस पर वापस आ सकता हूं। अपोकलिप्स में एनर्जी ही सब कुछ है। पावर सप्लाई की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मैंने आइलैंड पर विंड टर्बाइन्स लगाए, साथ ही टाइडल और न्यूक्लियर पावर जनरेटर्स भी। पानी हैंडल करना भी काफी इजी था। मैंने रेन वाटर कलेक्टर्स और सी वाटर डीसैलिनेशन सिस्टम सेटअप किए। यहाँ तक कि मैंने ग्राउंड वाटर प्योरिफिकेशन इक्विपमेंट भी निकाल लिया, जो अपोकलिप्स के कंटामिनेटेड पानी को पीने लायक बना सकता है। साथ ही इंस्टेंट हाई टेम्परेचर स्टेरिलाइजेशन, इंस्टेंट लो टेम्परेचर स्टेरिलाइजेशन, अल्ट्रावायलेट स्टेरिलाइजेशन और केमिकल स्टेरिलाइजेशन इक्विपमेंट भी लगाए। एक वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम खास तौर पर बंकर के सीवेज को हैंडल करता है, पोटेंशियल फ्लडिंग को ध्यान में रखते हुए। सारी दीवारें वाटरप्रूफ थीं। ब्लास्ट डोर्स बंद होने पर एयरटाइट सील हो जाते हैं। अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम काफी रोबस्ट है। मैंने मल्टीपल एयर प्यूरिफिकेशन सिस्टम्स इंस्टॉल किए ताकि अंडरग्राउंड शेल्टर में हमेशा साफ और भरपूर हवा रहे। मैंने 1 लाख ऑक्सीजन कैनिस्टर्स भी स्टॉकपाइल किए ताकि अगर खुद को अंडरग्राउंड शेल्टर में सील करना पड़े तो काम आए। मैंने 12 अलग कंपार्टमेंट्स बनाए ताकि अगर 1 या 2 फेल हो जाएं तो बाकी संभाल सकें। हर कंपार्टमेंट का अपना डेडिकेटेड फंक्शन है। उनमें से 3 लेटेस्ट ऑटोमेटेड फार्मिंग टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, जो सब्जियां उगाने, मछली पालने और मुर्गियां रखने के काबिल हैं।
मैंने 2 वेयरहाउसेस में इतना सामान जमा किया है जो 10 साल तक चलेगा। दवाई, खाना और पानी। जब भी एनपीसीज को मेरी कंस्ट्रक्शन पर शक होता, मैं उन्हें चुप रखने के लिए मोटी टिप्स देता। फिर मैं ईगल लैंड गया और भारी हथियार खरीदे जिसमें मोबाइल कॉम्बैट रोबोट्स और रिकॉनेसेंस ड्रोन्स शामिल थे। और क्योंकि मैं इतना ज़्यादा पे कर रहा था, मैंने ब्लैक मार्केट चैनल से 2 न्यूक्लियर वॉरहेड्स भी ले लिए। किसी बे में मैंने अपनी न्यूक्लियर सबमरीन और एक जेट छुपा दिया। अंडरग्राउंड बंकर से एक टनल सीधा सबमरीन डॉक तक जाती है ताकि एबिलिटी वाले प्लेयर्स आइलैंड तक ना पहुंच सकें। मैंने आइलैंड के पुराने साइट पर आर्टिफिशियल रीफ्स इंस्टॉल करवाए। कोई भी बड़ा जहाज वहां से गुजरेगा तो वो शोर के पास ही धंसकर डूब जाएगा। मैंने पूरी कोस्ट लाइन और आसपास के पानी में इलेक्ट्रिक फेंसिंग लगा दी। हर जगह एक्सप्लोजिव्स लगा दिए। मैंने रेडार सिस्टम्स भी इंस्टॉल किए ताकि आइलैंड के पास आने वाली किसी भी चीज़ को डिटेक्ट करके वक्त पर गिरा सकूं। मैंने आसमान में एक बड़ा इलेक्ट्रिक ग्रिड खड़ा किया ताकि इन्फेक्टेड बर्ड्स आइलैंड पर ना उतर सके। सिर्फ 1 साल में आइलैंड की डिफेंसेस पूरी तरह ऑपरेशनल थीं और दुश्मनों को भटकाने के लिए मैंने दुनिया भर में टूरिज्म साइट्स डेवलप करने का दिखावा भी किया। वो रिजॉर्ट्स असलियत में बैकअप लोकेशंस थे। मैं वहां बिना रिफ्यूलिंग के उड़कर जा सकता था। एनपीसीज का आखिरी बैच भेजने के बाद आइलैंड पे सिर्फ मैं बचा था। मैंने एक स्पेस एक्सप्लोरेशन कंपनी खरीद ली और ऑर्बिट में 6000 से ज़्यादा सैटेलाइट्स का कंट्रोल ले लिया ताकि मेरा इंटरनेट चलता रहे। उस साल मैंने एयरलाइंस और शिपिंग कंपनीज भी खरीदी। फिर आखिरी हफ्ते में मैंने सारे प्लेन्स और शिप्स तबाह करने का ऑर्डर दे दिया। पूरी दुनिया को पता चल गया कि सबसे अमीर आदमी ने लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन खत्म कर दी है। एनपीसीज को लगा वो पागल हो गया है। सिर्फ प्लेयर समझ पाए। ये ग्लोबल टाइकून उनका कंपटीशन भी था। प्लेयर्स के चैट इंटरफेस पर एक नोटिफिकेशन आया। वांग टैंग ने मुझसे पूछा, मार्क, वो ग्लोबल टाइकून तुम ही हो ना? सिर्फ वही था जिसने मुझे इनफाइनाइट वेल्थ चुनते देखा था, पर मैंने उसे बिल्कुल इग्नोर किया। 1 हफ्ते बाद अपोकलिप्स आ गया। जिन प्लेयर्स ने अपनी एबिलिटीज मैक्स कर ली थी वो एक्शन के लिए तैयार थे। पब्लिक स्क्रीन पर 300 प्लेयर्स के नाम और आईडीज दिखने लगे। मैं नंबर 99 था, वांग टैंग 100 और लू यान 101। अटेंशन, अपोकलिप्स शुरू हो चुका है। ये गेम तब तक चलेगा जब तक सिर्फ एक प्लेयर बचेगा। किसी ने नहीं सोचा था कि अपोकलिप्स की शुरुआत पूरी दुनिया में भारी बारिश से होगी। कई दिनों की लगातार बारिश ने भयंकर बाढ़ ला दी। फ्यूचर आइलैंड पर भी असर हुआ, पर आइलैंड बहुत छोटा था। बादल 2 दिन में निकल गए। मुझे अंडरग्राउंड बंकर में छुपने का वक्त तक नहीं मिला। वो एबिलिटी यूजर्स सब हैरान रह गए। वो इस दुनिया में गरीब बनकर आए थे। पूरा साल वो अपनी पावर्स ट्रेन कर रहे थे और पैसे कमाने के लिए धक्के खा रहे थे। उनका स्ट्रगल बताने की जरूरत नहीं है। जो सप्लाईज उन्होंने जमा की थी वो बहुत कम थी। सिर्फ कुछ प्लेयर्स जिन्होंने अपनी पावर्स क्राइम के लिए यूज की थी एक विला ले पाए। उन्होंने बेसमेंट में शेल्टर बनाया था। बाढ़ ने सबसे पहले बेसमेंट को ही हिट किया। उनकी सारी सप्लाईज बर्बाद हो गई। पूरा विला बाढ़ में डूब गया। कुछ प्लेयर्स ने अंडरग्राउंड गराजेस में शेल्टर्स बनाए थे, वो भी पूरी तरह पानी से भर गए। हाई फ्लोर शेल्टर्स अभी के लिए सेफ थे, पर बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। अंडरग्राउंड प्लेयर्स की पहले से ही कम सप्लाईज धीरे धीरे खत्म होने लगी। सब लोग डरने लगे। इस बीच मैं स्नैक्स खाते हुए लाइव स्ट्रीम देख रहा था। स्ट्रीमर पर्दों के पीछे छुपकर सड़क के उस पार वाली बिल्डिंग की सीक्रेट फिल्मिंग कर रहा था। एक प्लेयर अपनी फायर पावर्स यूज करके सप्लाईज लूट रहा था। ब्रो, ये कोई स्पेशल इफेक्ट्स नहीं है, ना ही कॉस्प्ले है। ये एक असली एबिलिटी यूजर है। ये हमारे कॉम्प्लेक्स में सिक्योरिटी गार्ड हुआ करता था। अब ये दरवाजे जला रहा है। ये इसकी 10th रॉबरी है। छत एकदम फट रही थी। तो एबिलिटी यूजर सच में होते हैं क्या? इसका मतलब अपोकलिप्स आ गया है। स्ट्रीमर, बच के रहना। जैसे ही वो उस बिल्डिंग का काम खत्म करेगा, अगली तुम्हारी होगी। क्या फायर पावर रिलायबल है? फायर पावर। प्लेयर ने एनपीसीज को टिप दे दी। स्वॉट ऑफिसर्स का एक स्वार्म कॉम्प्लेक्स में बोट्स के साथ घुस गया। उन्होंने गन्स तानकर बिल्डिंग को घेर लिया। स्ट्रीमर के हाथ एक्साइटमेंट से कांप रहे थे। गाइस, मैं पहली बार गन फाइट देख रहा हूं। इस गार्ड की आग इंसेन है। उसने सेकंड्स में स्टील गेट पिघला दिया। स्वॉट टीम बिल्डिंग में घुस गई। इंटेंस गन फायर हुई। अचानक एक फिगर रूफटॉप से उड़ा और सीधा बाढ़ के पानी में जा गिरा। थोड़ी देर बाद मैंने ग्लोबल चैट पर उस प्लेयर का नाम ग्रे होते देखा। इसका मतलब वो प्लेयर मर चुका था। तभी चैट विंडो में वांग टैंग ने मुझे फिर से मैसेज किया, मार्क, चलो टीम अप करते हैं। देखो, हम पुराने क्लासमेट्स हैं। हमारे नंबर्स भी एक के बाद एक हैं। अगर हम साथ मिल गए तो पक्का एंड तक पहुंचेंगे। वो बेशर्मी से मुझे वीडियो रिक्वेस्ट्स भेजता रहा, पर मैंने उसे इग्नोर करता रहा। अगर मैंने उसके साथ टीम अप किया और हम आखिरी 2 बचे तो वो माइंड कंट्रोल यूज करके मुझे मार देगा और अकेला जीत जाएगा। क्या उसने मेरी अकल को कम समझा या अपनी को ज्यादा? पानी और बिजली कट चुकी थी। खाना खत्म हो रहा था। 3 महीने की बाढ़ ने एनपीसीज की उम्मीद तोड़ दी।
आखिरकार किसी से और नहीं रहा गया। उन्होंने खतरनाक रिस्क्स लेना शुरू कर दिए। हर जगह लूटमार और आगजनी होने लगी। प्लेयर्स भीड़ में मिलकर सर्वाइव करने का रास्ता ढूंढने लगे, पर एबिलिटीज छुपी नहीं रह सकी। हायर अप्स का ध्यान इस पर गया। उन्होंने सीधा ऑर्डर दिया एबिलिटी यूजर्स को कैप्चर करने का। जो भी पकड़ा गया उसे रिसर्च फैसिलिटीज भेज दिया गया। 1 महीने के अंदर पब्लिक स्क्रीन पर 30 प्लेयर्स के नाम आ गए। अचानक प्लेयर्स डरे हुए पंछियों की तरह हो गए। हर कोई डर में था। इस बीच मैं एक बिल्कुल अलग ही दुनिया में जी रहा था। कभी कभी अपनी सब्जियां चेक कर लेता, अपने मैंशन में गेमिंग करता या पूल में स्विमिंग। फ्यूचर आइलैंड बेसिकली जन्नत था। मैं मजे की जिंदगी जी रहा था, पर अच्छा वक्त ज्यादा टिक नहीं सका। आखिरकार मुझे किसी ने धोखा दे दिया। किसी ने अनोनिमसली वर्ल्ड चैट पर पोस्ट किया, प्लेयर 99 दुनिया का सबसे अमीर आदमी है। उसने अपोकलिप्स से पहले पक्का बहुत सारे शेल्टर्स बनाए होंगे। प्लेयर 99 को ढूंढो और सब बच जाएंगे। प्लेयर 99 सामने आओ, तुम्हें शेल्टर्स चाहिए, मैं दे सकता हूं। पर मैंने सिर्फ 4 कंट्रीज में शेल्टर्स बनाए हैं, ड्रैगन, ईगल, हैंस और कैंगरू, और हर शेल्टर में सिर्फ 20 लोग आ सकते हैं। मैंने वर्ल्ड मैप पर 4 स्पॉट्स मार्क कर दिए। तुम 200 से ज्यादा लोग हो, सब वहां नहीं समा पाओगे। फिर भी मैं तुम्हें शेल्टर्स के पासवर्ड्स दे रहा हूं। जो पहले आएगा वही पाएगा। मेरे पीछे मत आना। जैसे ही मैंने पासवर्ड डाला, हर प्लेयर पागल हो गया। अगर वो पहले शेल्टर पहुंच गए तो वो बाढ़ से बच जाएंगे। रातों रात कुछ प्लेयर्स वहां पहुंच भी गए। मोस्टली वो थे जिनकी एबिलिटीज स्पीड बेस्ड थीं। शेल्टर ऊंचाई पर बना था, बाढ़ के पानी से एकदम सेफ। जब उन्होंने दरवाजे खोले और अंदर गए तो वो जन्नत जैसा था। आखिरकार मैंने ये 4 शेल्टर्स बिल्कुल लैविश बनाए थे। वहां हर वो सुविधा थी जो आप चाहोगे। फ्रीजर्स फ्रोजन फीस्ट से भरे हुए थे। प्लेयर 58 ने बड़े गर्व से वर्ल्ड चैट पर लाइव स्ट्रीम शुरू कर दी। मैंने कभी शेल्टर एक्सपेक्ट नहीं किया था। सोचा नहीं था कि ये इतना अच्छा होगा। पैसा सच में खुशी खरीद सकता है। अंदर वो स्टेक और लैम खा रहे थे, रेड वाइन पी रहे थे। टेबल पकवानों से भरी थी। प्लेयर 58 ने बताया कि 12 लोग पहले ही अंदर आ चुके हैं। उन्होंने ड्रैगन किंगडम शेल्टर को लॉक करने के लिए वोट किया था। रिसोर्सेज लिमिटेड थे, कोई और अंदर नहीं आ सकता था। बाकी प्लेयर्स अभी भी रास्ते में थे। स्ट्रीम देखकर उनका दिमाग खराब हो गया। शेल्टर के बाहर प्लेयर्स लहरों की तरह पहुंच रहे थे। बजाय बाढ़ में डूबने या भूखे मरने के, उन्हें इस लाइफलाइन को पकड़ना ही था। सर्वाइवल इंस्टिंक्ट ने उन्हें डेस्परेट बना दिया था। उन्होंने अंदर वालों से दरवाजा खोलने की मिन्नतें की, पर अंदर के प्लेयर्स ने सब कुछ डेड बोल्ट कर दिया था। वो दरवाजों और दीवारों को कितना भी पीटें या अपनी एबिलिटीज यूज करें, वो सील्ड एंट्रेंस हिला तक नहीं पाए। जैसे ही अंदर वाले जश्न मना रहे थे, मैं अचानक प्रकट हुआ और कहा, इसमें तो 20 लोग आने थे ना, क्या 8 और नहीं आ सकते? मेरे पास एक और ओवरराइड कोड है। दरवाजे लॉक्ड होने के बाद भी मैं अंदर एक्सेस कर सकता हूँ। हिडन डोर साउथ ईस्ट में है। दीवार के नीचे वो डेकोरेटिव ब्रिक, उसे घुमाओ और हिडन डोर सामने आ जाएगा। बाहर के प्लेयर्स पागलों की तरह हिडन डोर की तरफ भागे। उन्होंने उस पुरानी डेकोरेटिव ब्रिक को घुमाया। असली हिडन डोर पुरानी दीवार में दिखने लगा। प्लेयर्स अंदर जाने के लिए झपटे, उन आखिरी 8 स्पॉट्स के लिए लड़ने लगे। एक कमजोर सी दिखने वाली लड़की बहुत स्लो थी, पीछे रह गई। तभी उसके हाथों से बेल यानी वाइन्स निकली और भीड़ पर बुरी तरह बरसने लगी, जिसने तुरंत कई प्लेयर्स को गिरा दिया। ब्लेड एबिलिटी वाले प्लेयर ने तुरंत अपने पैरों के नीचे की बेल काटी, फिर घूमकर एक विंड ब्लेड मारा, जिसने वाइन प्लेयर का गला चीर दिया। ब्लेड प्लेयर पहले दरवाजे तक पहुंचा, ओवरराइड कोड डाला और गेट खुल गया। वो एक्साइटमेंट में अंदर भागा। तुरंत बाद एक और प्लेयर ने लाइटनिंग स्ट्राइक से पूरी भीड़ को गिरा दिया। दूसरा प्लेयर गेट के अंदर घुसा, पर जैसे ही तीसरा प्लेयर एंट्रेंस के पास पहुंचा, जमीन पर पड़े एक प्लेयर ने उसका पैर पकड़ लिया। गिरे हुए प्लेयर ने एक डरावनी मुस्कान दी और उसकी थाई में जहर से भरे नाखून गाड़ दिए। वेनम प्लेयर अभी गेट से भागने के लिए खड़ा ही हुआ था कि पीछे से एक स्टील जैसे सख्त हाथ ने उसकी छाती चीर दी। एक एक करके सैंक्चुरी के एंट्रेंस पर प्लेयर्स मरने लगे। सर्वाइवल की चाह ने उनकी इंसानियत का आखिरी कतरा भी छीन लिया था। तो सिस्टम ने जो एबिलिटीज दी थीं, वो ज़ॉम्बी से लड़ने के लिए नहीं थी, वो उन्हें एक दूसरे को मारने के लिए दी गई थी। सैंक्चुरी के अंदर के प्लेयर्स अब चैन से नहीं बैठ सकते थे। उनके पास सिर्फ तेज मूवमेंट वाली एबिलिटीज थी, पर उनमें असली फाइटिंग पावर की कमी थी। अगर उन्होंने गेट सील नहीं किया और कॉम्बैट स्टैट्स वाले प्लेयर्स को अंदर आने दिया, तो क्या वो आसानी से मारे नहीं जाएंगे? ब्लेड और लाइटनिंग प्लेयर्स ने जो अभी अंदर घुसे थे, ये बात समझ ली। उन्होंने तुरंत टीम अप किया और बाहर के प्लेयर्स पर हमला शुरू कर दिया। तभी पब्लिक स्क्रीन पर नंबर्स तेजी से बढ़ने लगे। प्लेयर डेथ्स का ढेर लगने लगा। इंसान की फितरत हर जगह एक ही है। बाकी 3 सैंक्चुरीज पर भी भयंकर डेथ मैचेस शुरू हो गए।
जो सब सर्वेलेंस फीड्स पर दिख रहे थे। मुझे वैंग टैंग कहीं नहीं दिखा। फिर वही बात, वो किसी सैंक्चुरी क्यों जाएगा? किस्मत से वैंग टैंग ने मुझे उसी वक्त मैसेज किया, मार्क, हमें देखो, हमने कभी अलायंस नहीं बनाया, फिर भी इतने स्मूथली साथ काम किया। हम अलाइज बनने के लिए ही पैदा हुए हैं। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरी पहचान एक्सपोज करके मुझे खतरे में डाल दिया। वो सब तुमने किया था। इतने गुस्सा मत हो। अगर मैंने वो प्लान नहीं बनाया होता तो हम उन प्लेयर्स को मौत के घाट कैसे उतारते? तुम्हें तो मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए कि मैंने तुम्हारा कंपटीशन साफ कर दिया। जब हम बात कर रहे थे, सैंक्चुरी फुल कैपेसिटी पर पहुंच गया। गेट अपने आप सील हो गया। बाहर खून की नदियां बह रही थी। जो अंदर नहीं पहुंच पाए थे वो अभी भी बेकार की जद्दोजहद कर रहे थे। अंदर के प्लेयर्स जश्न मना रहे थे। उन्हें अंदाजा नहीं था कि उनके साथ क्या होने वाला है। मैं मुस्कुराया। क्या हो सकता है? मैंने मुस्कुराकर वैंग टैंग से कहा, दुख की बात है कि तुम सैंक्चुरी में नहीं हो। इसी के साथ मैंने एक बटन दबाया। एक पल में अंदर दफनाए गए हजारों टन एक्सप्लोजिव्स ब्लास्ट हो गए। उस शॉक वेव ने बाहर बचे हुए प्लेयर्स के भी चिथड़े उड़ा दिए। एक्सप्लोजन के बाद प्लेयर काउंट 116 से गिर गया। अब सिर्फ 91 प्लेयर्स बचे थे। काफी देर बाद वैंग टैंग ने मुझे मैसेज भेजा, मैंने तुम्हें कम समझा था। असिस्ट के लिए थैंक्स, वरना इतने सारे प्लेयर्स को एक शेल्टर में इकट्ठा करना लगभग नामुमकिन था। वो प्लेयर्स जो बिना प्लेन्स या शिप्स के फ्यूचर आइलैंड पहुंच सकते थे, अब खत्म हो चुके हैं। मैं 1 साल से प्लानिंग कर रहा हूं, सबको एक साथ कैसे खत्म किया जाए। वो शेल्टर्स उनकी कब्रें बन गए। शेल्टर्स के एक्सप्लोजन्स इतनी जल्दी न्यूज़ में नहीं आ सकते थे। बाकी बचे प्लेयर्स को पता नहीं था कि क्या हुआ, पर वैंग टैंग तुरंत समझ गया, जिसका मतलब था कि वो दूर से सब कुछ देख रहा था। फिर सिस्टम ने मुझे एक मैसेज भेजा, सबसे ज्यादा किल्स वाला प्लेयर बनने पर बधाई हो, तुम्हें एक एक्स्ट्रा रिवॉर्ड मिलता है। मैं अपनी मुस्कान नहीं रोक पाया। देखो, इस अपोकलिप्स में वही बचता है जो सबसे ज्यादा फिट होता है। 4 महीने बाद बाढ़ का पानी धीरे धीरे उतरने लगा। डूबी हुई जमीन दिखने लगी। सबने चैन की सांस ली, ये सोचकर कि मुसीबत खत्म हो गई, पर उन्हें उम्मीद नहीं थी कि बाढ़ अपने साथ एक प्लेग लाई है। कई मरे हुए एनपीसी ज़ॉम्बीज बन गए। बधाई हो उन 101 प्लेयर्स को जिन्होंने पहला स्टेज क्लियर किया, अपोकलिप्टिक फ्लड। अगला दूसरा स्टेज है, अपोकलिप्टिक ज़ॉम्बीज। आखिरकार अब एबिलिटीज के चमकने का वक्त आया है। वो सो कॉल्ड नंबर 99 अब मरा हुआ समझो। उसी वक्त लू अवैन ने मुझे प्राइवेट मैसेज भेजा, मार्क, तुम्हारे पास कोई एबिलिटी नहीं है, तुम ज़ॉम्बी अपोकलिप्स में सरवाइव नहीं कर पाओगे। अगर तुम मेरे साथ कुछ सप्लाईज शेयर करो और अपनी लोकेशन बताओ तो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने आ सकती हूँ। मैंने धीरे से एक क्वेश्चन मार्क टाइप किया। मेरी एबिलिटी को कम मत समझो, मैं बाढ़ में सिर्फ इसी की वजह से बची हूँ। ऑफकोर्स मुझे पता था वो कैसे बची। उसने अपनी एबिलिटी से प्यार जगाया और पड़ोसियों से सप्लाईज ठगी। जब रेस्क्यू आया वो सबसे पहले बचाई गई। ये सोचकर मैंने जवाब दिया, सॉरी, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसके अलावा लू रुयान का ये जानना कि मैं सबसे अमीर आदमी हूँ कोई इत्तेफाक नहीं था। ज़ॉम्बी वायरस हर कॉन्टिनेंट पर फैल गया क्योंकि मैंने प्लेन्स और शिप्स पहले ही तबाह कर दिए थे, जिससे पैसिफिक आइलैंड नेशंस और एंटार्क्टिका तक ट्रांसमिशन रूट्स कट गए थे। ट्रांसमिशन रूट्स पूरी तरह बंद थे। बेसिक ज़ॉम्बीज से निपटना मुश्किल नहीं था, पर वायरस बहुत तेजी से फैला। बार बार फैलने के बाद म्यूटेशंस दिखने लगे, बिल्कुल वैसे ही जैसा मैंने प्रेडिक्ट किया था। स्मार्ट ज़ॉम्बीज और पावर्स वाले ज़ॉम्बीज खामोशी से सामने आने लगे। जब तक कोई ज़ॉम्बी किसी एबिलिटी यूज़र का मांस खाता, वो उनकी पावर्स हासिल कर सकता था। प्लेयर्स को एहसास हुआ कि बिना अलायंस के वो मर जाएंगे, इसलिए उन्होंने साथ मिलना और ज़ॉम्बी अटैक्स रोकने के लिए बेसेस बनाना शुरू किया। पर बेसिस से ज़ॉम्बीज से नहीं लड़े, वो आपस में भी लड़े। सप्लाईज और जान के लिए जंग होने लगी। ज़ॉम्बी वायरस का सामना करने के लिए मुझे समुंदर में स्टील के नेट्स लगाने पड़े। इन्फेक्टेड मछलियों को फ्यूचर आइलैंड पहुंचने से रोकने के लिए ऊपर इलेक्ट्रिक ग्रिड्स भी लगाए गए ताकि परिंदे लैंड न कर सकें। सूरज की रोशनी कुछ धुंधली लग रही थी। बारिश के दिनों में मैं अपने अंडरग्राउंड बंकर में छुप जाता था। मशीन टेस्टिंग से ये कंफर्म होने के बाद ही कि बारिश साफ है, मैं बाहर निकलने का रिस्क लेता था। ज़ॉम्बी वायरस ने मुझे सबसे ज़्यादा इसी तरह अफेक्ट किया। लैंड बेस्ड नेटवर्क्स कब के क्रैश हो चुके थे। एनपीसी सिर्फ रेडियो का यूज़ कर सकते थे मैसेजेस भेजने के लिए, पर मैं उस पुराने कबाड़ से नहीं उलझा। ऊपर हज़ारों सैटेलाइट्स मुझे रियल टाइम में धरती देखने देते थे, जैसा मैंने सोचा था। परिंदे वायरस लेकर आएंगे। जब वायरस कमज़ोर आइलैंड नेशंस तक पहुंचा तो पूरा आइलैंड तुरंत एक जीती जागती जहन्नुम बन गया। प्लेयर्स के नंबर्स एक एक करके गिरते रहे।
इस बार काउंट 30 तक पहुंच गया, पर तभी एक म्यूटेटेड बर्ड ज़ॉम्बी फ्यूचर आइलैंड के पानी के ऊपर से उड़ा ही था कि वो इलेक्ट्रिक ग्रिड से टकराया और हाई वोल्टेज से तुरंत चलकर राख बन गया। पर एक पंख निकल गया जो ग्रिड के गैप से नीचे गिरने लगा। इससे पहले कि वो जमीन को छुए, एक रोबोटिक डॉग ने उस पर फायर जेट से ब्लास्ट किया, उसे राख में बदल दिया। वो परिंदा जरूर दूसरे पैसिफिक आइलैंड से उड़कर आया होगा। उस दिन से हर रोज परिंदों के बड़े झुंड फ्यूचर आइलैंड के ऊपर से गुजरने लगे। इलेक्ट्रिक ग्रिड परिंदों की लाशों से भर गया था। रोबोट्स पूरे आइलैंड पर पेट्रोल करने और परिंदों की बॉडीज जलाने और ग्रिड साफ करने में डूब गए थे। अगर फ्यूचर आइलैंड का ये हाल था तो आप सोच सकते हैं कि बाकी जगहों पर हालात कितने खराब रहे होंगे। मैंने रोजाना बीच पर घूमना छोड़ दिया और हमेशा के लिए अंडरग्राउंड बंकर में शिफ्ट हो गया। आज न्यू ईयर है, पर मेरे अलावा दुनिया में किसी का जश्न मनाने का मन नहीं था। मैं अपना न्यू ईयर डिनर खा रहा था और अपोकलिप्स से पहले का आखिरी स्प्रिंग फेस्टिवल गाला देख रहा था। मैंने अपने पुराने परिवार के बारे में सोचा, पर अब सिर्फ मैं ही बचा था। अंदर से खालीपन महसूस करना लाजमी था। मुझे वापस जाना था, मुझे आखिरी सर्वाइवर बनना ही था। मैंने अपने न्यू ईयर्स ईव डिनर की एक फोटो खींची और वैंग टैंग को भेज दी। 1 मिनट बाद वैंग टैंग ने मेरी फोटो वर्ल्ड चैट पर पोस्ट कर दी। मैं इमेजिन कर सकता था कि प्लेयर्स का दिमाग घूम गया होगा। गुस्से भरे कमेंट्स की बाढ़ आ गई। प्लेयर 99 काफी मजे में जी रहा है। डैम इट, हमें एक वक्त का गरम खाना नसीब नहीं हो रहा और उसके पास पूरा स्प्रेड है। इतने कॉकी मत बनो, अगर मैंने तुम्हें ढूंढ लिया तो मार डालूंगा। मुझे रत्ती भर फर्क नहीं पड़ा, मैं इंतजार करूंगा अगर तुम मुझे ढूंढ सको तो। मैंने अपना कंप्यूटर खोला और उन 30 प्लेयर्स की प्रोफाइल्स निकाली जो मैंने इकट्ठी की थीं। उन्हें अंदाजा नहीं था कि अपोकलिप्स से पहले ही मेरी नज़रें हर जगह थीं। मेरे मर्सनरीज ने दुनिया भर में फैले प्लेयर्स को ट्रैक किया था और उन्हें लॉन्ग टर्म सर्वेलेंस में रखा था। मुझे हर प्लेयर की एबिलिटीज और वीकनेसेस पता थीं। अपोकलिप्स के बाद मेरे मर्सनरीज उन्हीं सप्लाईज पर जिंदा रहे जो मैंने स्टॉकपाइल की थीं। वो मेरे लिए काम करते रहे और मैं उनके लिए नए सप्लाईज अनलॉक करता रहा। पैसा ही दुनिया चलाता है। अपोकलिप्स में सप्लाईज ही सबसे कीमती करेंसी थी। 3 बड़ी पावर्स निकल कर आई थीं। पहली थी मिलिट्री। उनके पास खतरनाक आर्सेनल और एक मजबूत बेस था। वैंग टैंग ने माइंड कंट्रोल के जरिए कमांड हथिया ली थी। दूसरे थे ज़ॉम्बीज। उनके बीच एक ज़ॉम्बी किंग पैदा हो चुका था। उसने एबिलिटी यूजर्स, ज़ॉम्बीज और प्लेयर्स को मारकर पावर्स हासिल की थी। लू रुयान ज़ॉम्बी किंग के साथ थी, उसकी सबसे प्यारी कंपेनियन बनकर। तीसरे थे गैंग्स। आउटब्रेक से पहले ही प्लेयर 128 दुनिया के सबसे खतरनाक और केओटिक देश में घुस गया था। अपनी एबिलिटीज यूज करके उसने गैंग्स को काबू में कर लिया। प्लेयर 128 की लीडरशिप में गैंग सिविलियंस को लूटकर और ताकतवर हो गए। बाकी बचे 26 प्लेयर्स ने इन तीनों में से कोई एक फैक्शन ज्वाइन कर लिया था। प्लेयर 128 ग्रेविटी मैनिपुलेट कर सकता था, जो एक बेहद पावरफुल एबिलिटी थी। 1-on-1 कॉम्बैट में कोई प्लेयर उसे नहीं हरा सकता था। फिर भी गैंग्स असलियत में सबसे कमजोर फोर्स थीं। मैंने अपने स्टाइलस से प्लेयर 128 के अवतार पर टैप किया। सबसे पहले तुम जाओगे। तभी सिस्टम अलर्ट फिर से बजा। 30 प्लेयर जिंदा बचे हैं। डिफिकल्टी बढ़ रही है। लेवल 3 में एंटर कर रहे हैं। द फ्रोजन कॉन्टिनेंट। कोई तुरंत टूट गया। अपोकलिप्स को 1 साल और 5 महीने हो गए हैं। सबके सप्लाईज खत्म हैं। एक और आई से जाएगा और इस प्लैनेट पर हर कोई मर जाएगा। लू रुयान ने खामोशी से मुझे मैसेज किया, मार्क, अपने मैसेजेस चेक करो। जल्द ही इस प्लैनेट पर सिर्फ ज़ॉम्बीज बचेंगे और मैं भी बचूंगी। तुम मुझे रिजेक्ट करने के लिए पूरी जिंदगी पछताओगे। फिर उसने ज़ॉम्बी किंग के साथ अपनी एक फोटो भेजी। ये देखकर मैं मुस्कुराया। अगर ऐसा है तो मैं तुम लव बर्ड्स को एक साथ ऊपर भेज दूंगा। आइस एज पूरे प्लैनेट पर छा गया। मेरा ट्रॉपिकल आइलैंड भी इससे बच नहीं पाया। फ्यूचर आइलैंड पर एक भयंकर ब्लिजर्ड आया। एरियल पावर ग्रिड सबसे पहले तबाह हुआ। विंड और टाइडल पावर प्लांट्स को भी भारी नुकसान पहुंचा। खुशकिस्मती से अंडरग्राउंड फोर्ट्रेस का बैकअप न्यूक्लियर प्लांट अभी भी चल रहा था। सबसे पहले गैंग्स टूटने लगीं। उन्होंने सिविलियंस के ज़्यादातर रिसोर्सेज लूट लिए थे। इंटरनल टेंशन्स बढ़ने लगीं। कॉन्स्टेंट कॉन्फ्लिक्ट्स होने लगे। अवेकन प्लेयर्स एक के बाद एक मरने लगे। मैंने वर्ल्ड चैनल के जरिए प्लेयर 128 को प्राइवेट मैसेज किया, क्यों ना हम टीम अप कर लें। मैंने तुम्हारे पूरे इलाके में सप्लाईज दबाई हुई हैं, उन्हें ढूंढ लो और तुम बच जाओगे। प्लेयर 128 ने थोड़ी देर बाद जवाब दिया, तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम पर भरोसा क्यों करूं। मैंने कहा, मैं चाहता हूं तुम ज़ॉम्बी किंग को खत्म कर दो। मेरी साइंटिस्ट की टीम ने एक ज़ॉम्बी क्योर बनाया है, बस उन पर स्प्रे कर दो और वो गायब।
पर जैसा कि तुम जानते हो मेरा कॉम्बैट स्टैट 0 है। पूरे 30 अवेकन प्लेयर्स में से तुम सबसे ज़्यादा ताकतवर हो। सिर्फ तुम ही ये कर सकते हो। हम इंसानों को ठंड से डर लगता है, ज़ॉम्बीज़ को नहीं। ये जितना लंबा खिंचेगा उनके जीतने के चांसेस उतने ही बढ़ जाएंगे। मेरे पास कितनी ही सप्लाईज क्यों ना हो, वो कभी ना कभी ख़त्म हो जाएंगे। फिर ज़ॉम्बी किंग के साथ वाली प्लेयर 101 आखिरी विनर बन जाएगी। ज़ॉम्बी किंग बहुत ज़्यादा पावरफुल है। बिना क्योर के कोई भी अवेकन प्लेयर उसे नहीं मार सकता। मेरे पास क्योर है, तुम्हारे पास पावर्स है। चलो साथ मिलकर ज़ॉम्बीज़ को ख़त्म करते हैं। 128 का भरोसा जीतने के लिए मैंने अपने मर्सनरीज को सप्लाईज के साथ ज़ॉम्बी क्योर डिलीवर करने भेजा। गैंग ने उस क्योर का एक ज़ॉम्बी पर टेस्ट किया। वो ज़ॉम्बी दर्द से चीखते हुए खून में बदल गया और उसका वायरस भी साफ हो गया। 128 लालच में आ गया। उसे लगा अगर सिर्फ हम दोनों बचे तो मुझे मारना उसके लिए बच्चों का खेल होगा। उसके लिए मैं सबसे कमज़ोर प्लेयर था। मेरे साथ मिलना उसके लिए बेस्ट ऑप्शन था। एक रात क्योर से भरे सैकड़ों ड्रोन्स उस भीड़ की तरफ उड़े। ज़ॉम्बी किंग लू रुयान को बाहों में लेकर सोया हुआ था। उसकी तेज सुनने की शक्ति ने तुरंत खतरा पहचान लिया और वो बिस्तर से उठ गया। लू रुयान को कंबल उठाना नहीं भूला। आसमान से बर्फ के साथ भारी मात्रा में क्योर गिरने लगा। हर जगह क्योर की बारिश होने लगी। जो ज़ॉम्बीज़ क्योर के संपर्क में आए वो दर्द से चीखने लगे और एक एक करके खून में पिघल गए। ज़ॉम्बी किंग गुस्से से पागल हो गया। उसने नीचे छलांग लगाई और अपनी हथेलियों से लाइट बीम्स छोड़कर ड्रोन्स को तबाह कर दिया। 128 ने बाकी प्लेयर्स के साथ हमला कर दिया। उसने अपनी ग्रेविटी पावर एक्टिवेट की और ज़ॉम्बी किंग को ज़मीन से चिपका दिया। इतना ताकतवर ज़ॉम्बी किंग अपनी कलाई तक नहीं हिला पा रहा था। कई प्लेयर्स उस पर झपटे। ज़ॉम्बी किंग ने एक भयानक दहाड़ मारी और अंधेरे में छुपे ज़ॉम्बीज़ बंदरों की तरह प्लेयर्स पर टूट पड़े। 128 ने अपनी ताकत फिर से दिखाई। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स ग्रेविटी से टूटकर गिरने लगी। भारी पत्थर उन ज़ॉम्बीज़ पर गिरे और ज़ॉम्बी किंग भी उनके नीचे दब गया। 128 एक विजयी मुस्कान के साथ हंसने लगा। उसे लगा ये पत्थर ज़ॉम्बी किंग के टुकड़े करने के लिए काफ़ी हैं। लू रुयान बालकनी पर खड़ी अपना चेहरा छुपाकर चीखने लगी। 128 ने उंगली झटकी और लू रुयान के पैरों के नीचे का टेरेस गिर गया। इतनी ऊंचाई से गिरने का मतलब था पक्की मौत। पर ठीक उसी वक्त ज़ॉम्बी किंग मलबे से बाहर निकला और उसने लू रुयान को पकड़ लिया। उसी वक्त उसने अपने एक हाथ से अनगिनत धागे छोड़े और 128 को बांध लिया। 128 का चेहरा डर से सफ़ेद पड़ गया। उसे कभी नहीं पता था कि ज़ॉम्बी किंग के पास ये मूव भी है। ज़ॉम्बी किंग ने एक झटका दिया और 128 का शरीर तुरंत टुकड़े टुकड़े हो गया। पर ज़ॉम्बी किंग को यह अंदाज़ा नहीं था कि 128 की बॉडी क्योर से भरी हुई थी। वो पैकेट्स फटे और उसे घेर लिया। लू रुयान चीखती रही जब उसने ज़ॉम्बी किंग को खून में पिघलते देखा। वो डर से पागल हो गई। वो ज़रा असली जहन्नुम थी। वो अपनी जान बचाने के लिए भागी, पर जल्द ही बर्फ के नीचे गिर गई। किसी दूसरे के प्यार पर टिके रहने वाली पावर आखिरकार इतनी कमज़ोर थी कि काम नहीं आई। वर्ल्ड चैट पर 128 प्लेयर्स के नाम ग्रे हो गए। मैंने एक एक करके उनके नंबर्स अपनी नोटबुक में काट दिए। जब मैं 128 पर पहुंचा तो उसके बगल में उसकी वीकनेस लिखी थी। यूनिवर्सल ग्रेविटी बहुत कम मास वाली चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकती, जैसे ज़ॉम्बी किंग के रेशम के धागे। मुझे इन्फॉर्मेशन गैप्स का फ़ायदा उठाकर वो जंग लड़ना पसंद है जिसमें मेरी हार नामुमकिन हो। अब मेरे पास सिर्फ एक ही ओपोनेंट बचा था, वांग टैंग, जो मिलिट्री को कंट्रोल कर रहा था। वो इस गेम को ख़त्म करने के लिए बेचैन था। उसने मुझे वर्ल्ड चैट पर ललकारा। ये गेम हमेशा दिमाग वालों के लिए रहा है। मार्क, तुम यहाँ तक पहुँचे ये अच्छी बात है, पर हर गेम में एक लूज़र होता है। अभी सुसाइड कर लो वरना मैं तुम्हें बहुत तड़पाऊंगा। मुझे पता है तुम्हारे पास मर्सनरीज हैं, पर वो मिलिट्री के सामने कुछ नहीं है। तुम्हारे पास सिर्फ गंदा पैसा है, पर मेरे पास मिसाइल्स, एयरक्राफ्ट कैरियर्स और मिलिट्री प्लेन्स हैं। कहीं भी छुप जाओ, मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा। मैंने चैट में उसे उंगली दिखा दी। वांग टैंग का माइंड कंट्रोल पावरफुल था, पर उसमें एक सबसे बड़ी कमी थी। उसे अपनी पावर फेस टू फेस यूज करनी पड़ती थी। जब तक मैं अपने अंडरग्राउंड बंकर में था, वो अपनी पावर से मुझे छू तक नहीं सकता था। पर मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। उसने सीधा फ्यूचर आइलैंड पर मिसाइल्स दाग दिए। सैकड़ों मिसाइल्स की फ्यूचर आइलैंड पर बारिश हो गई। काफ़ी देर बाद भी मैं ऑफलाइन नहीं गया था। वांग टैंग को यकीन नहीं हुआ। मार्क, तुमने काफ़ी सॉलिड ठिकाना बना रखा है, तो अब मैं खुद तुम्हें वहां से घसीट कर निकालूंगा। वो अपना एयरक्राफ्ट कैरियर लेकर आइलैंड की तरफ निकल गया। मेरे लगाए हुए रीफ्स उस बड़े जहाज के आगे कुछ नहीं थे। जब वो फ्यूचर आइलैंड पर उतरा तो पूरा आइलैंड धुएं से ढका हुआ था। पहाड़ सपाट हो गए थे। जमीन में बड़े बड़े गड्ढे पड़ चुके थे। सारी डिफेंसेस खत्म हो चुकी थी। उसने अंडरग्राउंड बंकर के खुले हुए एंट्रेंस को देखा और ऐसे मुस्कुराया जैसे मैं उसके कब्जे में आ चुका हूं। उसने अपने आदमियों को भारी हथियारों से एंट्रेंस उड़ाने का ऑर्डर दिया। कई राउंड्स की हैवी शेलिंग के बाद दरवाज़ा उड़ गया और अंदर का रास्ता दिखने लगा। मैंने तुरंत उसे वीडियो कॉल रिक्वेस्ट भेजी। उसने स्मग चेहरे के साथ कॉल उठाया और उस अंधेरी टनल की तरफ देखते हुए बोला, अब रहम की भीख मांगने का वक्त निकल चुका है मार्क। उसने अपनी थोड़ी से इशारा करके अपने आदमियों को अंदर भेजा ताकि वो मुझे वहां से घसीट कर निकाल सकें।
वीडियो में मैंने बड़े सुकून से अपने पीछे फैले हुए अनंत अंतरिक्ष की तरफ इशारा किया। किसने कहा मैं फ्यूचर आइलैंड पर हूँ? अपनी आंखें खोलो और देखो मैं असलियत में कहाँ हूँ। मेरे बोलते ही फ्यूचर आइलैंड पर एक न्यूक ब्लास्ट हुआ। प्लेयर 100 का नाम आखिरकार क्रे हो गया। सिस्टम ने जीत की एक लाउड ट्यून बजाई। प्लेयर 99 को बधाई हो, एक लौते विनर ने गेम क्लियर कर लिया है। वैंग टैंग के पास एक स्पेशल एबिलिटी वाला प्लेयर था जो किसी भी फोटो से एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स निकाल सकता था। वो एक बेकार एबिलिटी थी, पर वैंग टैंग ने समझ लिया था कि उसे कैसे यूज करना है। उसने मुझे कई वीडियो रिक्वेस्ट भेजी ताकि स्क्रीनशॉट लेकर मेरी लोकेशन ट्रैक कर सके, पर मैंने कभी कॉल नहीं उठाया। बाद में मैंने उसे न्यू ईयर्स ईव पर एक फोटो भेजी। उसने मन ही मन मुझे इडियट कहा और खुशी खुशी मेरी लोकेशन ट्रैक की। उसने गैंग्स और ज़ॉम्बी किंग के खत्म होने का इंतजार किया ताकि वो सब कुछ हथिया सके और मुझे उड़ा सके, पर मुझे कैसे नहीं पता होता कि उसके पास कौन से प्लेयर्स हैं। वो फोटो जानबूझकर लीक की गई थी ताकि उसे फ्यूचर आइलैंड पर लाया जा सके। फोटो भेजने के बाद मैं फ्यूचर आइलैंड से निकल गया था। सिस्टम ने मुझे जो रिवॉर्ड दिया था वो था सारे सप्लाईज के साथ कहीं भी इंस्टेंटली टेलीपोर्ट होने का एक मौका। बस वैसे ही मैं एक स्पेस स्टेशन पर टेलीपोर्ट हो गया, पर सिस्टम ने मुझे धरती पर वापस जाने का कोई रास्ता नहीं दिया। मैं इस रिवॉर्ड को गेम के एंड तक यूज नहीं कर सकता था।